जी, तो 300 आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में। तो अब इसको बैलेंस करें तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 429। 429 में कैश फ्लो में ले जाऊंगा, ये बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ 429, और ये अमाउंट हमारी कैश फ्लो में आ जाएगी 429। ठीक है, इसको प्लस माइनस कर लें। अब ये मेरी पहली एक्टिविटी मुकम्मल होगी जिसको कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहेंगे। अब इसको 3133 में से 205 और 429 लेस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2499। 2499 ये पहला आंसर आया हमारी पहली एक्टिविटी का 2499। इसको मैं यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ, डिजाइन मेरे ये पहली एक्टिविटी मुकम्मल हो गई। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम क्या लेंगे, वही जो परचेज है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ, जी प्लीज जी करें क्वेश्चन। कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? हमजा आशिर, अपना माइक ऑफ करें, ऑडियो ऑफ करें। ज़ारा अली, आप भी ऑफ करिएगा प्लीज, ऑडियो ऑफ होनी चाहिए आप लोगों के। ओके, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पीपीई ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और यकीनन ये हमें इसकी वर्किंग बनानी पड़ेगी, वर्किंग 4 में मूव करेंगे। अब इसके लिए हमें जो लेजर बनाना है दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई। ये वर्किंग 4 यहां ले आता हूं मैं, जो भी जरा बड़ा लेजर होगा, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके जी, अब चूंकि ये एसेट है और क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ये जो अमाउंट्स हैं जो गिवन है वो आपकी नेट बुक वैल्यू पर हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये नेट बुक वैल्यू पे मैं बना रहा हूं। अब इसका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है
बैलेंस BD और ओपनिंग बैलेंस है 13,000, ये 13 मिलियन। ठीक है, क्लोजिंग हम बाद में लिख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे डेबिट साइड पे क्या आएगा। एक तो हमें एडिशन चाहिए जो मैंने फाइंड करना है, कैश कितनी परचेज की है, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था तो रीवैल्यूएशन भी हो रही है 500 रुपीज की। ठीक है, तो जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है चूंकि इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होगा तो नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट होगा, यानी 500 रुपीज से मैं इसको डेबिट कर दूंगा। रिवैल्यूएशन को केयरफुली देखना है हर क्वेश्चन में, आपको जरूरी नहीं है कि एडजस्टमेंट में दिया हो। इस क्वेश्चन में तो चले फिर भी एडजस्टमेंट में गिवन था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट में गिवन नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आप देख रहे हो उसमें देख लें कि रिवैल्यूएशन सरप्लस गिवन है या नहीं गिवन। अगर गिवन है तो और इंक्रीज हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो रीवैल्यू हुआ है और उससे आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसको डेबिट साइड पे शो करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे आते हैं तो एक डिस्पोजल हुई थी। अब एक एसेट जो आपने डिस्पोज किया था उसकी नेट बुक वैल्यू 200 थी। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी जो आप कैश फ्लो में लिख भी चुके हैं, जो 2000 रुपीज थी। ये डेप्रिसिएशन मेरी आ गई 2000 और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस लिखिएगा क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 12,000। अब जरा बैलेंसिंग अमाउंट इसको अगर कैलकुलेट करें 14,200 और यहाँ पर टोटल आ रहा है 13,500। ऑब्वियसली 700 का डिफरेंस है और यही 700 की अमाउंट है जो हमने कैश में परचेज की है, यानी ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एडिशन है कैश में। ये 700 की अमाउंट यहां मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है जी, इसके बाद एक एसेट उसने और बताया था इनटेंजिबल एसेट, वो भी आपने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर। सॉफ्टवेयर परचेज किया था 1000 का, उसको भी लिख लें पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर। ये गिवन है क्वेश्चन में, इसको एज इट इज लिखना है, इसकी कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है। ये 1000 रुपीज। इसके अलावा एक एसेट ऐसा है जो डिस्पोज किया था आपने, उसमें गेन हुआ था आपको 50 का। ठीक है जी, तो वो प्रोसीड जो है वो आपकी कितनी आएगी, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी, अब ये देखिएगा, इसको बड़े आराम से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये डिस्पोजल है 200, यानी जो एसेट बेचा है वो 200 उसकी वैल्यू थी, लेकिन आपने गेन पे बेचा है, तो गेन पे बेचेंगे तो ज्यादा कैश आएगा, तो 50 प्लस कर दिया, इट मींस 250 रुपीज मेरा कैश इनफ्लो हुआ। यानी आप ये समझिए कि 200 रुपीज का एसेट था आपकी बुक में, आपने 50 रुपीज गेन पे सेल किया, तो यकीनी बात है गेन तभी होगा जब एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, इसलिए हमारा कैश इनफ्लो जो है वो ज्यादा हो जाएगा 250 से। इसके बाद आखिर में देखें तो अब नॉन करंट एसेट्स में एक दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, इसका इंक्रीज हो रहा है ये, तो इंक्रीज में इसको यहां शो कर देंगे, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन्स। यानी ये हमने लोन दिए हैं, जब हम लोन देंगे तो कैश डिक्रीज होगा, ये 500 यहां से माइनस हो जाएगा। अब ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मुकम्मल हो गई। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि मेजर एक्टिविटी या सबसे ज्यादा जो टाइम लेती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब इसको प्लस माइनस करें तो ये अमाउंट आएगी मेरे पास 1950 और ये माइनस में आ रही है आउटफ्लो में। अब ये दो अमाउंट आ चुकी हैं 2499 और 1950। अब तीसरी हेडिंग आते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जी, कैश फ्लोज अब हम लेंगे फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि शेयर इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स।
फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। और इसकी भी एक छोटी सी वर्किंग बना लेंगे। दिस इज वर्किंग नंबर 5। ठीक है, अब वर्किंग 5 में हम दो कॉलम बनाएंगे, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, और आगे टोटल का कॉलम आ जाएगा जो हम एंड पे टोटल कर लेंगे। बेशक एंड पे कर लें, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि साथ साथ बनाएं। ठीक है, इसमें ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले तो देखें कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का हमें ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है। शेयर कैपिटल गिवन है 10,000 क्वेश्चन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और शेयर प्रीमियम है 150। ठीक है, और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, एक लाइन छोड़ रहा हूं, और ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आएगी। और क्लोजिंग बैलेंस में पहले लिखूंगा, क्लोजिंग बैलेंस साल के एंड पे शेयर कैपिटल जो है वो आपका 12,000 दिया हुआ है, और शेयर प्रीमियम आपको क्लोजिंग गिवन है 750। ठीक है, अब जो इसके दरमियान डिफरेंस आएगा वो यकीनी बात है, ये कैश आपके पास आ रहा है, यानी द कंपनी हैज इशूड मोर शेयर्स फॉर कैश, शेयर कैपिटल 2000 और शेयर प्रीमियम 600। अब मैं जो कैश फ्लो में अमाउंट लेकर आऊंगा वो इन दोनों का सम होगा 2600। ठीक है, ये 2600 मेरा कैश इनफ्लो हो गया। अच्छा, अब शेयर कैपिटल के अगेंस्ट ही हमने, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इक्विटी के अगेंस्ट हमने डिविडेंड भी पे किया है। डिविडेंड पेड, लेट्स चेक क्वेश्चन के अंदर गिवन है डिविडेंड पेड या नहीं गिवन। या नहीं गिवन तो अब हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी, और डिविडेंड निकलेगा आपका किस अकाउंट से। लेकिन यहाँ दो चीजें जेहन में रखनी है, मुख्तलिफ क्वेश्चन हमने इससे पहले भी दिए, मैंने आपको दिए थे घर से करने के लिए, आपने डेफिनेटली किए होंगे। डिविडेंड हम दो जगह से निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 रिटेन्ड अर्निंग से, नंबर 2 डिविडेंड पेएबल से। ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा कि डिविडेंड पेड मैं कहां से लूं? तो पहली चीज जेहन में रखिएगा, अगर आपको डिविडेंड पेएबल अकाउंट गिवन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप डिविडेंड पेएबल को ही लेंगे, और अगर डिविडेंड पेएबल गिवन नहीं है तो फिर आप यहां पर जो मैं बना रहा हूं रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिविडेंड पेएबल का बैलेंस गिवन नहीं है। तो रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हमें देखें गिवन है क्वेश्चन में 900, बैलेंस बीडी 900 है। एंड देन जो आपने मजीद शेयर प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होता है। और ये क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चेक करें 1099। ठीक है, तो ये 1999 हो गया। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए इन सिंपल वर्ड्स, लेकिन मेरा क्लोजिंग बैलेंस ये नहीं आ रहा 1999। क्लोजिंग बैलेंस जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो 1500 है। सो इट मींस वेरी क्लियर कि 499 की अमाउंट आपकी कम हो रही है, और ये कम किसकी वजह से हो रही है? डिविडेंड की वजह से। ये डिविडेंड पेड किया आपने 499। ठीक है जी, अब ये जो अमाउंट आ रही है डिविडेंड पेड की 499 की, वो हमारा कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा। इसके बाद अब सिर्फ मेरे पास रहेगी लॉन्ग टर्म लोन्स। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन की रीपेमेंट की है आपने, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, और ये दोनों गिवन है। आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें, दोनों का सम आ रहा है 2600, तो ये भी माइनस होगा। अब ओवरऑल इसका जो टोटल आ रहा है वो मैं यहां लिख देता हूं, इसका टोटल नेट जो आ रहा है वो 499 आ रहा है। अब ये तीसरी अमाउंट है, यानी फर्स्ट हमने कैलकुलेट की थी 2499, सेकंड जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इफेक्ट था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -1950, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 499। अब इससे आगे मैं यहां लाता हूं उसी क्वेश्चन को, तो इन तीनों को जब मैं सम करूंगा, दिस इज नॉन एज नेट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर।
अब नेट कैश फ्लोज जो मेरा आ रहा है, इन तीनों को अगर आप सम करें 2499 में से 499 लेस करें 2000 प्लस, और 2000 में से 1950 लेस कर दें तो 50 प्लस में आ रहा है नेट कैश फ्लो। इससे आगे आप रिकंसिलिएशन करनी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर। तो हम इसकी एक वर्किंग बनाएंगे, क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग तब बनानी है जब एक से ज्यादा हेड दिए हों। तो यहां पर एक से ज्यादा हेड है तो वर्किंग 7 में मूव करूंगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, दो हम कॉलम बना लेते हैं, और एंड ऑफ द ईयर। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी इस क्वेश्चन के हवाले से, तो देखें कैश में दो कैश दिए हुए हैं, एक सेविंग अकाउंट कैश एट बैंक में। सेविंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में नहीं है और क्लोजिंग बैलेंस 1000 है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर आपने डिपॉजिट करवाया था। फिर करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है, बैंक अकाउंट का, इसमें 1500 ओपनिंग, 500 क्लोजिंग, और इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट भी गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट चूंकि लाइबिलिटी है और ये अमाउंट आ रही है ओपनिंग 50, तो ये माइनस में लिखूंगा और क्लोजिंग अमाउंट 0 में आएगी क्योंकि गिवन ही नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस देखें आ रहा है 1450 और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1500। तो मैं ये अमाउंट्स यहां लाता हूं। कैश और कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर मेरा कितना है, ये देखिएगा, अभी कैलकुलेट किया 1450, ये 1450 जो है यहाँ मैंने प्लस किया। अच्छा, ये नेट कैश फ्लो जो है ये सॉरी प्लस में आ रहा था, ये मैंने माइनस गलती से लिख दिया, ये 50 प्लस है। दोबारा टोटल करके देख सकते हैं, ये आप टोटल करें तो ये 1500 आ रहा है। एंड दिस अमाउंट इज नोन एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ द ईयर, एंड दिस अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू द वर्किंग 7। ये वर्किंग 7 के इक्वल आनी चाहिए, ये 1500 के। ठीक है, ये हमेशा टैली होगा आपका एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन लाजमन टैली होगा। ठीक है, अब मैं जरा डिविडेंड की एक डिस्कशन आपसे करना चाह रहा हूं, एक अलग स्लाइड दे रहा हूं नेक्स्ट पे। जी, तो डिविडेंड की बात कर रहा था, अभी मैंने कहा कि डिविडेंड कहां से निकलेगा। डिविडेंड पेड चाहिए मुझे। इसमें दो सिचुएशन होती है। नंबर वन, इफ डिविडेंड पेएबल इज गिवन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, is given in statement of financial position। ठीक है, तो फिर आप डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड पेएबल के लेजर से, और डिविडेंड पेएबल के लेजर में क्या चीज आएगी, ओपनिंग बैलेंस डिविडेंड पेएबल का, ये गिवन होगा किसमें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड आपको इस क्वेश्चन में दिया होगा, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। और जो डिविडेंड डिक्लेयर है, इसका दूसरा इफेक्ट आपका रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा, ये सेकंड इफेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये भी गिवन होगा आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और फिर आपका कैश आ जाएगा डिविडेंड पेएबल। ये मैंने फाइंड करना है। ठीक है, नंबर टू, इफ डिविडेंड पेएबल इज नॉट गिवन, अगर किसी क्वेश्चन में डिविडेंड पेएबल गिवन नहीं है आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट होता है, ये गिवन होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस में। फिर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां लेकर आना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा
ये कहाँ गिवन होगा? ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम अगर दी है वहां से ले लें, अदरवाइज एडजस्टमेंट में भी दे सकता है। यहाँ पर अब जो आपका आएगा वो डिविडेंड पेड आएगा, डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं आएगा, यानी कैश, और यही मैंने फाइंड करना है। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस होगा जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गिवन होगा। ठीक है जी, इस चीज का ख्याल करना है। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन था ये स्टूडेंट ने मुझसे किया था, जी प्लीज अब मेरे पास देखना पड़ेगा। आप किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन किया था, उमर ने? सर क्वेश्चन नंबर 5 की जो वर्किंग थी। क्वेश्चन 5 की वर्किंग कौन सी? जी सर, सर शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की वो भी एक्सप्लेन करनी थी। ओके, मैं क्वेश्चन 5 निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 4 स्टार कंपनी। इसमें शेयर कैपिटल और प्रीमियम तो चले ठीक है, उसी तरह ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। इसमें एडजस्टमेंट नंबर 1 देखिएगा, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी एक्वायर्ड इक्विपमेंट फॉर 100 million फॉर कैश, land was revalued upwards by 50 million, new plant was purchased for rupees 300 by issuing 12 million ordinary shares of rupees 10 each at a premium of 15। ये चीज अब आपको देखनी है, ये मैं अब आपसे यहां पर ही कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए, उसने ये लिखा है कि आपने बाय किया है न्यू प्लांट, यानी न्यू प्लांट आपने एक्वायर किया। ये मैं एडजस्टमेंट जरा आपके सामने ला रहा हूं। बॉट, जो कि उसकी अमाउंट है 300 की, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट इश्यू किया, कैश नहीं दिया, याद रखिएगा कैश नहीं दिया। इशुइंग, क्या चीज इशू की है? शेयर, आपने 12 मिलियन शेयर इशू किए, 12 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 15। लेजर में इफेक्ट देखने से पहले क्यों ना हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर लें। ये भी मिलियन है। देखिए, आपने एक न्यू प्लांट एक्वायर किया। जब आप प्लांट एक्वायर करते हो, प्लांट एसेट है, तो प्लांट को मैं क्या करूंगा? इंक्रीज इन एसेट, डेबिट, कितनी अमाउंट से? 300 मिलियन से। अच्छा, अब उसके अगेंस्ट नॉर्मली जब हम प्लांट खरीदते हैं तो कैश पे करते हैं, तो हम कैश क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हम कैश पे नहीं कर रहे हैं, हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं। तो लिहाजा जब शेयर इशू करेंगे तो हम क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल की अमाउंट कैसे आएगी? ये देखिएगा, 12 मिलियन शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का? 10 रुपीज का। हमेशा याद रखिएगा पार वैल्यू शेयर कैपिटल में आएगी, यानी 12 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 120। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आपको मिली है एट अ प्रीमियम ऑफ 15, यानी 15 रुपीज पर शेयर अलग से लिया आपने, यानी उसकी वैल्यू लगाई है, तो शेयर प्रीमियम। और शेयर प्रीमियम की अमाउंट भी उसी तरीके से निकलेगी, 12 इंटू 15 which is 180। now you can see आपका जो डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है। अब इसका जब इफेक्ट कहाँ जाएगा, आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसमें प्लांट का जहां पर पीपीई बना हुआ था लेजर, वहां पर हमने इस 2 हेड डेबिट किए थे, शेयर कैपिटल और 120 से, और शेयर प्रीमियम 180 से। ठीक है, और इसी तरीके से जिस वक्त हमने वर्किंग बनाई थी शेयर कैपिटल की और शेयर प्रीमियम की, तो इसकी वर्किंग का हमने स्टाइल ये रखा था कि ओपनिंग बैलेंस लेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस गिवन था क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में जो है वो गिवन था 300 और क्लोजिंग 500, सॉरी 300 ओपनिंग और क्लोजिंग हम बाद में लिखेंगे। शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस 0 था। ठीक है, अब इसके बाद कंपनी ने शेयर इशू किए अगेंस्ट प्लांट। प्लांट के अगेंस्ट आपने शेयर इशू किए जिसमें शेयर कैपिटल 120 था और शेयर प्रीमियम 180 था।
अब अगर इसको सम करें तो शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 420 का, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है उसने 500, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है 500। ये मैं क्वेश्चन में दोबारा आता हूं और देख लेता हूं। जी 300 और 500, क्लोजिंग बैलेंस है 500, तो यहां पर अब 420 बन रहा है तो ये 500 आ जाएगा। और शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 300, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कैश होगा, और कैश बन जाएगा 80 प्लस 120, ठीक है। और ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? सर इसी क्वेश्चन की लास्ट एडजस्टमेंट है, वो समझा दे थोड़ी सी। इसी क्वेश्चन की लास्ट एडजस्टमेंट, मैं क्वेश्चन ओपन करता हूं जी। इसकी लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 6% डिबेंचर्स वर कन्वर्टेड इनटू 8 million shares of ₹10 each on 1st July when value of each share was 25। ओके, ये भी जरा देखिएगा, इसका इफेक्ट भी यहाँ आएगा। तो यहाँ पर वो लिख रहा है जी, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6% डिबेंचर्स जो है, डिबेंचर्स जो है वो आपने इशू किए होते हैं, ये लोन नोट होते हैं, लोन जैसे आपने पब्लिक से लिए होते हैं, उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसको डिबेंचर कहा जाता है। इसको आपने कन्वर्ट करवा लिया है, यानी कन्वर्ट करवा ली है। कन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है कि यानी जो आपके पहले जिन लोगों से आपने लोन लिया हुआ था, कर्ज लिया हुआ था, उनसे आप कर्ज वापस नहीं कर रहे बल्कि उसके अगेंस्ट आप उनको शेयर होल्डर बना रहे हो। तो डिबेंचर वापस लेकर उससे शेयर दे देंगे आप उसको। कन्वर्टेड इनटू 8 million शेयर, into 8 million shares। आप 8 million शेयर इशू कर रहे हैं ऑफ ₹10 each, ऑफ ₹10 each। और जिस दिन आपने इसको कन्वर्ट करवाया उस दिन मार्केट वैल्यू जो थी, जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है, वो ₹25 थी। सो अब इसका इफेक्ट कहां जाएगा, जरा पहले उसी तरह एंट्री पढ़ लेते हैं। देखें, डिबेंचर अब आपके खत्म हो रहे हैं, दिस इज अ डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी जो है वो हमेशा डेबिट होती है। मैं 6% डिबेंचर डेबिट कर दूंगा, लेकिन इसके अगेंस्ट मैं कैश पे नहीं कर रहा हूं, इसके अगेंस्ट मैं शेयर दे रहा हूं। तो उसी तरह शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल कितना आएगा, 8 million की अमाउंट है, 8 million शेयर्स हैं, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का। 10 into 8 कितना हुआ, 80। और फिर शेयर प्रीमियम, और प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 million शेयर्स हैं और प्रीमियम कितना बनता है, देखिए 25 मार्केट वैल्यू और 10 का शेयर है, तो इसका जो डिफरेंस है वो 15 आया। 15 into 8 120, तो डिबेंचर 200 से डेबिट हो गए। तो डिबेंचर का इफेक्ट तो वहां पर खुद ही खत्म हो जाएगा। आप शेयर प्रीमियम को देखें तो यहाँ ये मैंने कैश जो लिखा था, ये कैश नहीं है बल्कि ये 6% डिबेंचर्स हैं, 80 और 120। अब अगर आप देखें तो इक्वल आ रहा है, इट मींस कि कंपनी हैज नो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, शेयर्स फॉर कैश। कंपनी ने कोई शेयर पूरे साल में इशू नहीं किया जिसके अगेंस्ट कैश इनफ्लो आ रहा है या कैश आउटफ्लो आ रहा है। एज पर रूल ऑफ IAS 7 आपने ये याद रखना है, कोई भी किसी किस्म की वो आइटम विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ कैश, जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता, दैट कैन नॉट बी शोन कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी उसको हम कैश फ्लो में शो नहीं करते, शैल नॉट बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये कैश फ्लो में हमारी शो नहीं होती, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, ये जो भी हमने करंटली क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 6 गैलेक्सी लिमिटेड वाला सर, इसकी अदर इंफॉर्मेशन नंबर 5 थी सर, एक द कंपनी इशूड 1 राइट शेयर फॉर 5 प्रीवियसली हेल्ड शेयर ऑफ अ प्रीमियम ऑफ 30% ऑफ द पर वैल्यू
सर इंफॉर्मेशन, ये इस वाली इंफॉर्मेशन का सर हम क्वेश्चन में क्या शो करेंगे, इसका बता दें इसकी तो काइंडली। जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखें ना जो हमने कैलकुलेशन की है ना, अगर उस स्लाइड को देखें तो वो उतनी ही आ रही है अमाउंट। ठीक है, आप उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बैलेंसिंग अमाउंट भी निकाल सकते हैं। बैलेंसिंग अमाउंट एग्जैक्टली उतनी आएगी जो वहां पर गिवन है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, अगर आप देखें तो सेम उतनी ही अमाउंट आएगी। यस सर, थैंक यू। अच्छा बच्चों, अब अभी अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी मेरे पास 10 मिनट है, तो पहली चीज तो मैं बता दूं, आपका जो टेस्ट है, पहला टेस्ट जो है, अब इसका प्रोसीजर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये IS 16 से रिलेट करता है आपका, जो हमने पढ़ा था, रीवैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर्स। ये आपका थर्सडे को होगा। अच्छा, अब इसमें प्रोसीजर ये है कि आप अपने लॉगिन में जाएंगे, और लॉगिन में जाएंगे तो आपके पास जो टाइम मैं लिख रहा हूं उस टाइम में आपके पास एग्जैक्टली अवेलेबल होगा, और 1 घंटे के बाद 1 आवर का टाइम होगा, और 1 आवर के बाद ये रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने अपलोड करना है उसको वहीं पर, उसी पोर्टल में आप उसको अपलोड कर दोगे, और उसको मैं चेक कर लूंगा। तो टेस्ट का टाइम 5 o'clock में रख रहा हूँ, 5 PM, राइट। एक्सक्यूज ये मी मैं फिर सर। रिपीट कर रहा हूँ जी, प्लीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन में आपको टेस्ट अवेलेबल होगा, ये टेस्ट आपको इस टाइम से लेकर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आपके पास 1 आवर होगा इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे उसकी पिक्चर ले लें, या अगर आप वर्ड एक्सेल पे कर रहे हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप कॉपी पे ही करें क्योंकि आपने एग्जाम में जैसे करना है। और उसकी पिक्चर लें और पिक्चर लेकर उसको अपलोड कर दें वहीं पर। ठीक है, जैसे ही अपलोड कर देंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं इसको चेक करके आपको इसको वापस आपको भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा अब आप मजीद कोई क्वेश्चन इसमें करना हो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अभी ये इनडायरेक्ट मेथड हमने किया था। अभी और कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास हो तो करें। सर मैंने जो है जी शुरू से मतलब कि क्लासेस नहीं ली, और आज भी मेरा मतलब कि फर्स्ट डे है। ठीक है, तो मैं क्या कहते हैं, ये पिछला जो है किस तरह मैं सारा कवर करूं? आपका जो लॉगिन क्रिएट हुआ होगा ना स्कैन्स में, ठीक है, उसके में आपको मैं एक्सेस दे दूंगा। आपको जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो जो लेक्चर मिस किए हैं वो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। क्योंकि सर अभी जो है ये आप करवा रहे हैं तो इसकी तो मुझे बिल्कुल भी अभी समझ नहीं आ रही, जी क्योंकि बिल्कुल, मैंने ये तो पीछे से क्वेश्चन है, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। ये अगर आपकी पहली क्लास है तो ये तो बड़ा क्लियर है कि ये तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कुछ हम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो कर चुके हैं ना इसको। तो जब हाँ नेक्स्ट जी, टॉपिक शुरू होगा वो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, ठीक मीनवाइल हो गया। इसको इसको हम दोबारा भी करेंगे, एंड पे भी कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं, लेकिन फिलहाल इसको आगे बढ़ना है हमने। ठीक हो गया सर, ठीक थैंक है, यू। और कोई क्वेश्चन जी बच्चों? अच्छा, अब एक दो चीजें मैं आपको और शेयर कर लूं। देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपका ग्रुप है, ये ग्रुप बनाया गया है कि आप इसमें से क्वेश्चन करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चंस करें और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर बाकी कोई आपको इश्यूज हैं तो वो इश्यूज प्लीज आप रिपोर्ट करें टू मैनेजमेंट। ये टीचर का ग्रुप है, तो प्लीज अवॉइड एनीथिंग कि जी आपको ये और चीजें इसमें शेयर कर रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई करेगा तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा, मैं अपने ग्रुप में नहीं ऐड करूंगा। तो इसलिए बी केयरफुल इन फ्यूचर। और जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं जो कहता हूँ करके दिखा देता हूँ, बाद में मैं लूंगा भी नहीं, आपको ऐड भी नहीं करूंगा। तो इसलिए आप केयरफुली रहें। क्वेश्चन करना है, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड आप बिल्कुल करें। मैं भी अवेलेबल हूँ, मैम आल्फा भी अवेलेबल है, आपको जवाब देंगे। अगर मैं नहीं होंगे तो वो दे देंगे जवाब।
तो इसको जरा मेक श्योर करें। दूसरी चीज, तीसरी चीज बड़ी अहम ये थी कि जब मैं आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ, क्वेश्चंस देता हूँ, उसका रिस्पॉन्स जो है वो मेरा अभी तक जो रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से आ रहा है वो 10% है, यानी सिर्फ 10% स्टूडेंट उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 90% सोए हुए हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो सोए हुए क्लासेस ले रहे हो, आप प्रॉपर्ली उस क्लास को मैनेज करें। ठीक है, जो भी आपका टाइमिंग है उसके मुताबिक आप उसमें बैठें, प्रॉपर तरीके से उसको तैयार होकर बैठें, और अपना जो भी क्वेश्चंस है वो नोट डाउन किया करें ताकि हम क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस किया करें। अब ये जो असाइनमेंट मैंने दी थी ये आपने नहीं की है, अब इससे आगे डायरेक्ट मेथड आना है। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। अब मैं जरा इसका प्रोग्रेस चेक करूंगा, प्रोग्रेस शुड बी 100%। ठीक है, और ऑब्वियसली सोल्यूशन मैं फौरन शेयर नहीं करूंगा आपसे, पहले आप खुद करेंगे ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप सीखेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो आप कैसे सीखेंगे? या लिखी हुई चीज अगर आप देख लेंगे तो वो तो समझ में आ जाएगी, लेकिन याद रखिएगा कि ज्यादा देर ज़हन में रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि यू हैव टू कमिट द मिस्टेक्स। आप मिस्टेक से लर्न करोगे, कॉन्सेप्ट बनेंगे, ये मिस्टेक मेरी हुई थी, अच्छा इस वजह से हुई थी और ये इसका राइट ट्रीटमेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन? जी अच्छा, इसके बाद आपने जो क्वेश्चन करने हैं ये होम असाइनमेंट में आपको फिर दे रहा हूं। इनडायरेक्ट मेथड में आई कैप की आपकी जो बुक है उसके अंदर भी कैश फ्लोज के क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इसमें भी कैश फ्लोज के क्वेश्चन गिवन है। जितने भी क्वेश्चन गिवन है इनडायरेक्ट मेथड के वो सारे आप सॉल्व करेंगे। इवन दैट उसका सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और वो ग्रुप में आप डालें, आपको जवाब जरूर मिलेगा उसका। लेकिन ये ख्याल कीजिएगा कि सम टाइम ये होता है कि मैं अगली क्लास ले आऊँ तो उस टाइम अगर कोई मैसेज आएगा मैं जवाब नहीं देता, तो आप कोशिश ये करें कि जिस वक्त आप क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे ही जो भी टीचर फ्री होगा आफ्टर क्लासेस तो आपको आंसर उसका मिल जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन बिल्कुल करें, अगर उसी टाइम फ्री होंगे आपको जवाब मिल जाएगा, अदरवाइज आप उसको क्वेश्चन करके छोड़ सकते हैं और आप वेट करें कि जब तक मैं टीचर की तरफ से आपको आंसर नहीं मिलता। अब मैं बुक देख लेता हूँ इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपके। जी, बुक ऑफ सी बुक्स, इसका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर है 3। इसका क्वेश्चन नंबर इसके एंड पे क्वेश्चन दिए मुझे आपको, चैप्टर के बिल्कुल एंड, एक दरमियान में एग्जांपल्स है वो भी करें, वो अच्छी बात है, आपको एक एक चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, ये पेज नंबर 81 से आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सर 1 मिनट रह गया, होम असाइनमेंट बता दें और या ये मैंने नेक्स्ट बता दी सेशन? है, ये मैंने यही बता दिया, IS 7 के जो क्वेश्चंस हैं पेपर बुक के एंड पे ये सारे आपने करने हैं। तो आप जरा देख ओके लीजिएगा, सर। ये एग्जांपल ये पेज नंबर 81 से शुरू हो रहे हैं और इसमें देख लें कि जो जो से क्वेश्चन है वो जरा आप ग्रुप में डाल दें स्टूडेंट्स के लिए। ओके सर, ठीक ठीक हो है जी, गया सर। अटेंडेंस हो गई है सबकी? जी सर, हो गई हुई है। चलिए ये मुझसे शेयर कर लीजिए।